अभी आप जो कास्ट कैलकुलेशन बता रहे थे ना, इस पर अमित शाह ने एक सवाल पूछा है तो उन्होंने कहा देखिए आप लंबी कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन यूपी की समझा देता हूं। पिछली बार सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सब मिलाकर के 43% वोट था। मैं अमित शाह की बात बता रहा हूं आपको, 43% वोट था। इस बार सपा और कांग्रेस का है, सपा और कांग्रेस का वोट है 23%। अब आप समझते हैं कि सपा और कांग्रेस बिल्कुल 23% से 50% पहुंच सकती है क्या? हमारा वोट 49% था, हम 50 पर खड़े हैं, वो 23% वोट पर खड़े हैं। राशिद जी। जी सौरभ, देखिए पहली बात तो ये कि अमित शाह जी का जो उनके राजनीतिक विरोधी भी है वो उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनका एक संगठन के बारे में और राजनीतिक इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में उनके कई बार अनुमान सही हुए हैं, कई बार गलत भी साबित हुए हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये चुनाव का अंतिम दौर है जहाँ 14 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की है। चाहे कोई राजनेता जितनी भी ईमानदारी से बात कहे, उसको बाहर ऐसी तरीके से देखा जाता है कि कोई एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक और प्रभाव डालने का एक प्रयास तो नहीं है। आखिरी प्रयास के जब कहते हैं कि 70-73, देखिए उत्तर प्रदेश में आ सकती है और आई भी हैं, जैसे 2014 में भी आई थी, 73 सीटें आई थी। एक बड़ा कारण इस चुनाव में सौरभ ये है कि करीब 34 सीटें ऐसी है जहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो वहाँ पर उसकी 40% से ज़्यादा उसका वोट बैंक है या वोट सपोर्ट है। तो उन जगहों के ऊपर काफ़ी दिलचस्प सिचुएशन हो सकती है। 34 सीटें, अब 34 तो जीतेंगे नहीं। देखिए बात यह है कि जो उनके घोर विरोधी भी हैं भाजपा के, वो हर आदमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को 50 का तो बेस मान के बता ही रहा है। उसके बाद कितनी सीटें बढ़ेंगी ये एक चर्चा का विषय है, अपना लोगों का निष्कर्ष है। देखिए जो आप बात कह रहे थे कि 23% वोट, कई बार क्या होता है आपकी, आप अगर अखिलेश यादव का जो आप देखें कि उन्होंने जिस तरीके के केवल 5 यादव को टिकट दिया, 4 मुसलमानों को दिया, बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने जो नॉन यादव ओबीसी को वोट दिया है और ये इनके फेवर में जाएगा, वो इनके फेवर में जा सकता है। नहीं, मैं देखिए इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कितनी सीटें आएंगी। एक अंतिम बात सौरभ, देखिए जो मायावती जो हैं वो बीएसपी भाजपा की इंश्योरेंस पॉलिसी थी और है उत्तर प्रदेश में, वो उसका जो वोट परसेंटेज जाता है वो गठबंधन को किसी भी रूप में आया हो वो नहीं मिलता है। अगर इस बार वहाँ कुछ स्थिति कुछ हलचल होती है, वो वोट छिटकता है, वो कितना भाजपा में जाएगा और कितना गठबंधन को मिलेगा ये तय करेगा कि सीटें कितनी। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कहा तो इस चुनाव में इंश्योरेंस पॉलिसी अभी तय नहीं है, चल रही है। जी मुझे संदेह है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मुझे संदेह है कि वो वहाँ पर और भी तरह तरह की चीजें चल रही है, मीम और भीम की बात चल रही, तरह तरह के कॉम्बिनेशन है। एक मुझे फिगर तो दीजिए ना, मतलब कि भाई मैक्स आपको क्या लगता है बीजेपी कहां तक जा सकती है, या सपा कांग्रेस बेस्ट स्कोर क्या कर सकती है? देखिए मैं राहुल की बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कि जैसे उनका 62-64 पिछली बार गठबंधन के आए, उसमें 6-7 का इजाफा भी हो सकता है और 6-7 कम भी हो सकती हैं। दोनों है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी, 70 प्लस भी जा सकते हैं और 60 माइनस भी जा सकते हैं। कुछ सीटें बहुत देखिए बड़ा नजदीकी मुकाबला है। ओके, तो देखिए मैं कुछ सीटें बता दूं। मैं भी आता हूं सर, एक बार रागी जी का भी कमेंट ले लूं। आपने कहा ये उनका आंकड़ा जो है 60 से 70 में मान लूं, कम अगर 64 को बेस मान लेते हैं तो जी उसमें से 6-7 सीटें कम भी हो सकती है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक। रागी सर, देखिए मुझे लगता है मुद्दों को तीन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो मुद्दे, दूसरा सामाजिक समीकरण और तीसरा जो है वो राजनीतिक समीकरण। यदि राजनीतिक समीकरण की दृष्टि से हम कहें तब भी भारतीय जनता पार्टी का एज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस यदि जुड़ती है तो वोटों का उतना प्रतिशत नहीं आता है जितना समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर के आते हैं। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ लड़ते हैं तो मुस्लिम, दलित और ओबीसी खास करके जो यादव, ये तीनों बड़ा कॉम्बिनेशन काम करता था, जो मुझे लगता था कि एक मैक्सिमम डैमेज जो है वो पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये क्या कि ये जो डैमेज था वो पिछली बार मैं आप कह सकते हैं ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को डैमेज करने की क्षमता नहीं है। आप समझ लीजिए कि 2019 के अंतर्गत उन लोगों ने जितना डैमेज करना था, इसलिए 62-64 सीटों से तो नीचे किसी भी हालत में जाने वाला नहीं वो है। बीजेपी का बेस है, वो बीजेपी का बेस मान लीजिए। ओके। उसमें अब जो सामाजिक समीकरण बना है वो पिछली बार से बेहतर बना है, आरएलडी को लेकर के, ये को लेकर के, तो पहले से बेहतर सामाजिक समीकरण है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर मैं मानता हूं, देखिए हम चाहे कुछ भी कह लें, मुस्लिम महिला मतदाता का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। जब आप ही की बात रिमाइंड करा रहा हूं, आप ही की बात रिमाइंड करा रहा हूं, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा भाजपा को। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं कि मैं ये मान करके चलता हूं कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। फिर मैं दोहरा रहा हूं, मुसलमानों का वोट मतलब डोमिनेंट। उस दिन बात ये छूट गई थी
गंगा में यदि नाला 10-12 मिल जाए तो वो पनाला नहीं बो जाता है, डोमिनेंट स्ट्रीम वही होता है। तो प्रेडोमिनेंटली 80% मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है, क्योंकि मुसलमान मूलतः दीन के नाम पर वोट करते हैं, यीशु उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। एक तीसरी बात मैं फिर एक दो बिहार में पढ़ना मुझे, हाँ बोलिए। हाँ, तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, राम मंदिर मूवमेंट को आप खारिज नहीं कर सकते। और चौथी बात, जो मुस्लिम यादव और मुस्लिम एलिमेंट ये दो कंबाइन होते है। हैं तो अराजकता पैदा करते हैं। इसका जो डर है वो भारतीय जनता पार्टी में मुझे बताइए, वो कह रहे हैं 70+। मैं भी मान रहा हूं कि 70 के क्लोज टू 70 to 75 के बीच में रहेगा। 70 to 75 भारतीय जनता पार्टी रहनी चाहिए।